नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 51वां दिन है। पिछले 50 दिनों से रूस ने यूक्रेन के लगभग सभी बड़े शहरों पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है। दोनों देशों में से कोई भी इस युद्ध में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच कल रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने सीमा से सटे उसके इलाकों पर गोलाबारी की है। हालांकि रूसी सेना ने उन तमाम हमलों के जवाब में यूक्रेन के शहर कीव के कमांड सेंटर पर हमला करने की धमकी दी। तो वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेकोव ने शाम को एक ब्रीफिंग में कहा है कि हम यूक्रेन की सेना द्वारा रूस में सुविधाओं के खिलाफ हमले और तोड़फोड़ करने के प्रयासों को देख रहे हैं। अगर यूक्रेन इसी तरह से हमले जारी रखता है तो रूसी सेना कीव के स्थित कमांड सेंटर पर हमला करेगी, जहां से अब तक रूसी सेना ने हमला करने से परहेज किया है। हालांकि आपको बता दें कि दरअसल युद्ध के बीच रूस का दावा है कि यूक्रेन ने सीमा से सटे रूसी इलाकों पर हमला कर दिया है। यूक्रेन की इस सैन्य कार्रवाई में एक प्रेग्नेंट महिला और 7 लोग बुरी तरह से घायल हुए। इस कार्रवाई को देखते हुए अब गवर्नर ने बताया है कि रूस के सीमा से सटे 2 गांव को खाली करवा लिया गया है। बता दें कि 51वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग जारी है। रूस के आक्रमण के बाद से खार्किव में 24 बच्चों समेत करीब 500 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। खार्किव ओब्लास्ट के गवर्नर ओलेह सिनेहुबोव ने कहा है कि रूस ने नागरिक क्षेत्रों पर गोलीबारी जारी रखी, जिससे भारी नुकसान हुआ है। और अब सिनेहुबोव ने कहा है कि 14 अप्रैल को रूस ने कई रॉकेट लॉन्चर्स को और तोपखानों का उपयोग करते हुए कम से कम 34 बार नागरिक बस्तियों पर हमला किया। तो वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले को 51 दिन बीत चुके हैं और युद्ध अभी भी जारी है। ऐसे में यूक्रेनी सेना ने अभी तक कहीं भी घुसने नहीं टेके और इन सब के पीछे बड़ी वजह अमेरिका माना जा रहा है। सेना, हथियार और अन्य संसाधनों में रूस से बहुत पीछे मौजूद यूक्रेन आखिर कैसे इतने दिनों तक रूसी सेना के सामने डटा हुआ है, ये हर किसी को हैरान कर देने वाला है। हालांकि दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद बेशक अमेरिका ने यूक्रेन की सेना के रूस में मदद नहीं की, लेकिन अमेरिका हथियारों से लेकर पैसों तक की हर मदद पहुंचा रहा है। अमेरिका की मदद के बाद ही यूक्रेन इतना हमलावर हो चुका है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की जो सेना है उसने ब्लैक सी में तैनात रूस के युद्धपोत मॉस्कोवा को मिसाइल हमले से पूरी तरह नष्ट कर दिया है। हालांकि इसे लेकर वो कोई सबूत नहीं दे पाए, लेकिन रूस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है कि यूक्रेन ने मिसाइल हमले से उसके युद्धपोत को नष्ट किया है। रूस का ये कहना है कि क्रूज में बड़ी संख्या में बम है, बारूद और अन्य हथियार भी उस शिप में मौजूद थे और अचानक बारूद में विस्फोट होने के बाद आग लगने से यह घटना हुई। आग लगने के बाद धीरे धीरे विमान को नुकसान पहुंचा और वो समुद्र में डूब गया है। तो वहीं इस घटना को लेकर यूक्रेन के ऑपरेशन कमांड साउथ ने गुरुवार को पहला दावा किया था कि यूक्रेनी नेपच्यून एंटीशिप मिसाइलों से टकराने के बाद रूस का युद्धपोत डूबने लगा है। तो वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध के 50 दिन पूरे होने पर कहा कि युद्ध 50 दिन से चल रहा है। इसके लिए सभी यूक्रेनियों को आभार और हमें इस उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां सीबीआई की टीम ने हंसकली सामूहिक रेप घटना को लेकर जांच तेज कर दी है। इस घटना के मुख्य आरोपी के मकान का ताला तोड़कर गुरुवार को तलाशी ली गई। सीबीआई ने इस अधिकारी ने इस आशय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कथित समूह रेप की घटना 4 अप्रैल को हुई, जिस मकान में हुई थी, और टीम ने वहां पर अब नमूने एकत्रित किए हैं और फिर मकान का ताला जड़ दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि सीबीआई की टीम के साथ साथ केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भी कर्मचारी वहां मौजूद थे और पूरी तलाशी अभियान और सबूत बटोरने की प्रक्रिया का वीडियो बनाया गया है। इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण ये तलाशी अभियान गुरुवार की देर रात तक चला है। आपको बताते चलें कि गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिए और इसके निर्देश पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है और इस मामले का मुख्य आरोपी हंसकली पंचायत के तृणमूल कांग्रेस के नेता का बेटा है। सीबीआई के अधिकारी ने बताया है कि बिजली सप्लाई रुक जाने के कारण मकान की तलाशी में देरी हुई है। जिस कमरे में कथित अपराध हुआ था, हमने वहां से कोई नमूना एकत्र किया है और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। सीबीआई की तलाशी के दौरान स्थानीय लोग टीम के पास भी आए और दावा किया गया कि आरोपी के परिवार और साथी इस इलाके को डरा धमका रहे हैं।
उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की है। साथ ही जिला पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सोहेल गोयाली और उसके दोस्त प्रभाकर पदोहार को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने बताया है कि सीबीआई की टीम में 2 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। आशा की जा रही है कि टीम शुक्रवार को भी तलाशी अभियान जारी रखेगी। आपको बताते चले, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम बुधवार की रात को हंसकली पहुंची और हंसकली थाने जाकर केस की डायरी और जांच से संबंधित अन्य दस्तावेजों को कब्जे में लिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि हम शुक्रवार को लड़की के पिता से मिल सकते हैं और उनका बयान दर्ज कर सकते हैं। अस्पताल में भर्ती पिता ने बुधवार को दावा किया था कि आरोपियों ने हथियारों का भय दिखाकर उनकी बेटी का शव छीन लिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अब आरोप लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहबाज सरकार में देश की परमाणु संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता पर संदेह हो रहा है, जिसके जवाब में बीते गुरुवार को पाकिस्तानी सेना ने उन पर आरोपों को खारिज कर दिया है। दरअसल बुधवार को पेशावर में एक रोड शो के दौरान हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम पद से हटा दिए गए इमरान खान ने नए पीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार लुटेरे और चोर के हाथों में सुरक्षित हैं। उन्होंने इस बयान के दौरान नवनिर्वाचित पीएम शहबाज शरीफ का भी जिक्र किया। इसी भाषण के दौरान इमरान खान ने कहा था कि वो देश की स्थापना से पूछना चाहते हैं कि क्या साजिश के तहत सत्ता में लाए गए लोग देश के परमाणु कार्यक्रम की रक्षा कर सकते हैं। तो वहीं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पूर्व पीएम इमरान खान के आरोपों को खारिज कर दिया है। इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु संपत्ति सिर्फ एक व्यक्ति को संबंधित नहीं है। और आपको बता दें कि इमरान खान ने अपने निष्कासन को लेकर दावा किया था कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराना चाहता है और सरकार को गिराकर विपक्ष को सत्ता में लाना चाहता है। हालांकि अमेरिका ने इस बात को साफ खारिज किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। और आपको बता दें कि संयुक्त विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ पद के जो पीएम पद के उम्मीदवार बनाए गए थे और शहबाज शरीफ ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। शहबाज शरीफ को सीनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने शपथ दिलाई थी और शहबाज को राष्ट्रपति आरिफ अलवी शपथ दिलवाने वाले थे। हालांकि उन्होंने तबीयत खराब होने की शिकायत की और अलवी विश्वास प्रस्ताव के जरिए अपदस्थ किए गए। इमरान खान की पार्टी के सदस्य रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से अलवी की जगह सादिक संजरानी ने शहबाज को शपथ दिलाई थी। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां अयोध्या पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति करेंगे भगवान राम के दर्शन पूजन। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अयोध्या पहुंचेंगे और यहां पर वो राम के दर्शन पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी में भी वो दर्शन प्रदर्शित करेंगे और उपराष्ट्रपति अयोध्या के बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि ट्रेन से अयोध्या काशी जाएंगे वेंकैया नायडू और इस वक्त वो राम मंदिर भी पहुंचेंगे और राम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। इसी के साथ ही वो ट्रेन के माध्यम से अयोध्या और काशी के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें अयोध्या पहुंच रहे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जहां ट्रेन से वो आगे अयोध्या और काशी भी जाएंगे। और एक खबर फतेहपुर से है, जहां हत्या का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े एक नामक व्यापारी की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इसमें पता चला है कि व्यापारी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है। दरअसल पिता और बेटे में पैसे के लेन देन को लेकर अक्सर ही विवाद हुआ करता था। इसी वजह से नाराज होकर बेटे ने यह कदम उठा दिया है। खुलासा होने के बाद पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक गुटवर्क किया गया है, जिसमें शराब से संबंधित अवैध शराब से संबंधित जो अभियान चल रहा है, उसके तहत फतेहपुर जनपद को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें 3 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 कानपुर के रहने वाले हैं, 1 फतेहपुर का रहने वाला है।
ये कानपुर आउटर में महाराजपुर थाने में इन्होंने कुछ शराब भी चुराई थी। 35 पेटी वहाँ चुराई गई है, जिसमें से 20 पेटी यहाँ बरामद हुई हैं। 10 पेटी और भी अपमिश्रित शराब है इनके साथ, देसी शराब है, और ढेर सारा बारकोड। जब इनको गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि हम अवैध शराब बनाते भी हैं और बेचते हैं। फिर इनके निशानदेही पे बरामद किया गया वहाँ पे ढेर सारी बोतलें, खाली बोतलें, रैपर, बारकोड, यूरिया, तमाम चीज़ें जो शराब में मिला के बनाते हैं। और फतेहपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर एक अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि अवैध देशी शराब की बिक्री और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण और अवैध गतिविधि के रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें एक मारुति वैन पर 30 पेटी देसी शराब और 3 पेटी खाली क्वार्टर सहित और भी कई अवैध चीजें बरामद की हैं। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि बरामद हुई सारी अवैध चीजों को भी जब्त कर लिया गया है। जिसमें शराब से संबंधित, अवैध शराब से संबंधित जो अभियान चल रहा है, उसके तहत फतेहपुर जनपद को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें 3 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 कानपुर के रहने वाले हैं, 1 फतेहपुर का रहने वाला है। ये कानपुर आउटर में महाराजपुर थाने में इन्होंने कुछ शराब भी चुराई थी। 35 पेटी वहाँ चुराई गई है, जिसमें से 20 पेटी यहाँ बरामद हुई हैं। 10 पेटी और भी अपमिश्रित शराब है इनके साथ, देसी शराब है, और ढेर सारा बारकोड। जब इनको गिरफ्तार करके पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि हम अवैध शराब बनाते भी हैं और बेचते हैं। फिर इनके निशानदेही पे बरामद किया गया वहाँ पे ढेर सारी बोतलें, खाली बोतलें, रैपर, बारकोड, यूरिया, तमाम चीज़ें जो शराब में मिला के बनाते हैं। और दो जरीकेन जो 50-50 केजी के हैं, ओवर प्रूफ शराब, जिसमें पानी मिला करके बनाते हैं। निश्चित रूप पे किसी तरह से जहरीली शराब बनने की घटना हो जाती है। ये अच्छा हुआ कि पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया और एक अच्छी रिकवरी हमारी हुई है, और पुलिस टीम को मैं 10,000 रुपये का इनाम भी देता हूँ। तो वहीं लखीमपुर में पारिवारिक विवादों के चलते भाई में विवाद हो गया है। इसी के चलते दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे के साथ धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला विवाद जो है वो बकरियों द्वारा फसल चढ़ने की वजह से हुआ है। इसमें 7 महिलाओं समेत एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इस वक्त आगरा से एक खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां बस में एक युवक का जहर खुरानी का शिकार हो गया है। एक युवक अचेत अवस्था में बस अड्डे पर इस युवक को बरामद किया गया है। आपको बता दें जहर खुरानों ने मोबाइल और पैसे पार कर लिए हैं और CHC बाह में युवक का उपचार चल रहा है। बता दें ये पूरा मामला तहसील के रोडवेज बस अड्डे का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक अचेत अवस्था में मिला है। पता चला है जांच के बाद कि इस युवक के पास से मोबाइल और पैसे लूट लिए गए हैं और जहर खुरानों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल इस युवक का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। और आपको बताते चले रोडवेज का यह पूरा मामला है, जहां पर बस में युवक मिला है। आपको बता दें बस में इस युवक का जहर खुरानों ने शिकार किया है।